नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये नया पैनल है क्या। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कदम इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, और आखिर में बात करेंगे उन लोगों की जिनकी जिंदगी पर इस नीति का सीधा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिसकी वजह से ये सब चर्चा में आया है। हुआ ये है कि एक बिल्कुल नया एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही ठोस कदम है। इससे पता चलता है कि अब ट्रांसजेंडर समुदाय की हेल्थ से जुड़ी जरूरतों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये पैनल करेगा क्या, और इसका काम ना वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ मेडिकल सलाह ही नहीं देगा, बल्कि सरकार को पॉलिसी बनाने में भी गाइड करेगा। मतलब एक तरह से ये साइंस और गवर्नेंस के बीच एक पुल का काम करने वाला है। तो ये पैनल बना कैसे? क्या ये अचानक से हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कानूनी वजह है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का नतीजा है। ये आदेश आया था जेन कौशिक बनाम भारत संघ मामले के बाद, जिसमें एक ट्रांस वुमन के साथ वर्कप्लेस पर भेदभाव का एक गंभीर मामला सामने आया था। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक कमेटी बनाने से कई ज़्यादा बड़ी बात क्यों है। और देखिए, यहीं पर इस कदम का असली महत्व समझ में आता है। सरकार अब ऑफिशियली ये मान रही है कि ट्रांसजेंडर लोगों की हेल्थ से जुड़ी ज़रूरतें अलग होती हैं, चाहे वो हार्मोनल हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हेल्थ से जुड़ी हो, और इन सभी पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं रह जाता, ये कदम हेल्थ पॉलिसी को हमारे संविधान की आत्मा से जोड़ता है, यानी गरिमा, समानता और बिना भेदभाव वाले समाज के सिद्धांतों से। और इसीलिए इस पैनल की बुनियाद बहुत मजबूत है, क्योंकि इसकी नींव सीधे भारत के संविधान में रखी गई है। ये समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स पर आधारित है, तो इसे एक बहुत ही सॉलिड लीगल बैकिंग मिलती है। जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं है। ये तो कानूनी और सामाजिक सुधारों के एक लंबे सफर की एक और अहम कड़ी है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। सोचिए, सफर 2009 में शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म्स में अन्य का ऑप्शन दिया। फिर 2014 में एक बड़ा मील का पत्थर आया जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग को मान्यता दी। और फिर 2019 में इन अधिकारों को बचाने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया। तो ये एक लगातार आगे बढ़ने वाला सफर रहा है। तो 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो एक तरह से एक दरवाज़ा खोलने जैसा था, और 2019 का जो कानून आया, उसने उस दरवाजे को कानूनी तौर पर पक्का कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक न्यायिक विचार को ज़मीनी हकीकत मतलब कानून में बदला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? ये पॉलिसी असल में कितने लोगों की जिंदगी पर असर डालेगी? चलिए ज़रा आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में ट्रांसजेंडर आबादी करीब 4.88 लाख बताई गई थी। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, ये आंकड़े एक दशक से भी ज़्यादा पुराने हैं। असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा होने का अनुमान है। और ये आंकड़े एक और दिलचस्प बात बताते हैं, ये आबादी पूरे देश में बराबर नहीं फैली हुई है। कुछ राज्यों में इनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये नया पैनल बिना शक एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ रही है, हमें सोचना होगा कि असल में हेल्थ केयर इक्विटी यानी स्वास्थ्य में सच्ची समानता का मतलब क्या है, और उस मंजिल तक हम सब मिलकर कैसे पहुंचेंगे।